सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लास 12 के थ्योरी से रिलेटेड आपके पास जो भी पार्ट आपको दिख रहा है थ्योरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा। और थ्योरी में आपको अच्छे से पता है कि आपके पास 70 मार्क्स का थ्योरी आना है और इस 70 मार्क्स में जो नया सेशन है 21-22 के लिए पेपर का टाइमिंग भी आपको अच्छे से पता है। इसमें 3 आवर्स की टाइमिंग होगी। अगर यूनिट 1 में देखा जाए तो पूरी जो यूनिट है आपकी, ऐसे तो आप अगर रेफरेंस बुक देखते हो तो रेफरेंस बुक में कुछ अलग ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी यूनिट है वो यूनिट कुछ इस तरह की आपको मिल रही है। आप देखो पूरी कितनी यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है। आप यूनिट वाइज देखते जाओ, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 और इस तरह से टोटल आपके पास यूनिट 9 तक लास्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे यूनिट 9 तक आपके पास है। हाँ, मैंने पहले भी बोला है कि रेफरेंस बुक अगर आपको देखोगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मिलेगा और चैप्टर वही मिलेगी जो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है लास्ट 14 चैप्टर तक का। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर सिलेबस स्किप क्या हुआ, तो स्किप सिलेबस में कोई चैप्टर स्किप नहीं हुआ है। हाँ, उसके टॉपिक जरूर स्किप हुए हैं। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी कंप्लीट हो चुका है आपका। और यूनिट 2 में अगर आया जाए तो यूनिट 2 में आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो कि चैप्टर 3 का पार्ट है। तो चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप चैप्टर 4 पे हो और चैप्टर 4 बोला जाए तो ये कह सकते हो आप यूनिट 3 पे आ चुके हो, जो कि यूनिट 3 में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये चैप्टर आता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आप अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात करें तो इसमें से कितने क्वेश्चंस हैं, देखो आप नंबर ऑफ पीरियड्स को इसको छोड़ दिया जाए, कितने मार्क्स का ये आपके पास आ रहा है, तो ये 16 मार्क्स के इस दोनों चैप्टर से, जिसको आप यहाँ पे फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट इस दोनों से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है पेपर में और 16 मार्क्स इसके फिक्स हैं। हालांकि पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड ये सारे हैं इसमें। यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 आपका ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो आपकी अभी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें आपको बायोट-सावर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशंस और पैरेलल करंट कैरिंग वायर के कारण जो फोर्स लगता है वो, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे स्टडी करना है। चैप्टर 5 आपके पास है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर है जिसमें आप मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इसके बारे में आप स्टडी करोगे। इसी तरह से आप अगर यूनिट 3 आपने देख लिया है तो इसके बाद मैं यूनिट 4 की बात करता हूँ। एक आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो EMI और AC 2 चैप्टर हैं यहाँ पे। देखो इसमें चैप्टर 5 तक हो गया, इसके बाद ये चैप्टर 6 है, देन चैप्टर 7। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में, इसमें चैप्टर 6 में आपका जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो इस तरह से यूनिट 3 और यूनिट 4 इसको देखा जाए तो यूनिट और 3 और यूनिट 4 से मिला के आपके पास जो आने वाला है ये इस दोनों से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, तो ये आएगा आपका 17 मार्क्स का, ठीक है। ये 17 मार्क्स का पेपर आपके पास आ जाएगा यूनिट 3 और यूनिट 4 से। इसके बाद यूनिट 5 में आ जाते हो आप। यूनिट 5 देखो आपका EM वेव्स है। EM वेव्स बहुत सारे जो आपके रेफरेंस बुक हैं इसमें ये EM वेव्स जो है एक तरह का लास्ट चैप्टर आपके पास दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारा जो आपके पास जो रेगुलर बुक है, NCERT की बुक है, उसमें आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये EM वेव्स जो है NCERT के बुक का पार्ट है, उसमें फर्स्ट बुक में ही ये EM वेव्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, आप रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी रेज वहाँ पे आप स्टडी करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी यूजेस, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये आता है आपका चैप्टर 8 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बात कर लेते हैं यूनिट 6 की। इसमें चैप्टर 9 है और चैप्टर 10 है। इसमें भी 2 चैप्टर हैं आपके। चैप्टर 9 में आपको क्या करना है, रे ऑप्टिक्स
एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए है, जबकि चैप्टर 10 जो है ये भी ऑप्टिक्स का पार्ट है, लेकिन ये वेव ऑप्टिक्स है। यूनिट 7 में एक छोटा सा चैप्टर आता है आपका ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें जो केमिस्ट्री में आपने 11th क्लास में स्टडी किया है वो सारी चीजें हैं, जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उससे रिलेटेड वेवलेंथ अलग अलग है, जो मटेरियल्स हैं उसकी वेवलेंथ क्या होंगी, ये सारे वहां पे आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे चैप्टर यूनिट 8 जो है ये भी केमिस्ट्री ऐसा है कि आप यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं आपके, जो ड्वेल नेचर से स्टार्ट होता है, ड्वेल नेचर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9 ये तीनों के तीनों चैप्टर जो हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स इसी को बोला जाता है। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन मॉडर्न फिजिक्स में आता है। एटम एंड न्यूक्लियाई ये भी आपके मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जिसमें आप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप स्टडी करते हो। केमिस्ट्री में भी आपने एटम और न्यूक्लियाई, जैसे चैप्टर 12 आप देख रहे हो, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 इसमें एटम्स और न्यूक्लियाई हैं, ये चैप्टर्स यहाँ पे कम्प्लीटली हैं। लेकिन अब आपका इसका जो चैप्टर में मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार फिर से मैं मार्क्स की तरफ आता हूँ और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा आप देख रहे हो यूनिट 1 से 16 मार्क्स, यूनिट 2 से आपके पास जो है यूनिट 1 और 2 से 16 मार्क्स, यूनिट 3 और यूनिट 4 से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, और यूनिट 5th और 6th से आपके पास जो मार्क्स आएंगे, ये 5th और 6th ये दोनों मिला के, मतलब यहाँ पे 5th में एक चैप्टर है और 6th में आपके 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर मिला के यहाँ पे 18 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके साथ साथ आप देखोगे यूनिट 7th, 8th इस दोनों यूनिट से मिला के आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और लास्ट जो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, जो सेमीकंडक्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें होते हैं, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ओवरऑल आपके पास 70 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। टोटल जो 9 यूनिट्स हैं इससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहाँ पे भी पहले भी इतने ही यूनिट थे, अभी भी इतने ही यूनिट हैं, तो फ़र्क क्या पड़ा, दोनों में क्या फ़र्क पड़ गया, क्योंकि पूरा सिलेबस तो वही है ना। तो अब सिलेबस एक मैंने जैसे बताया कि कुछ टॉपिक को ही सिर्फ स्किप किया गया है, तो वो टॉपिक को मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे स्किप किया गया है। तो आइए यहाँ पे चैप्टर देखते हैं। चैप्टर से आपको पूरा एक अच्छा क्लियर आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, किसको नहीं करना है। आप मार्क कर सकते हो वहाँ पे और बिल्कुल स्मूथली आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर यूनिट 1 जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर 1 की आगे बात की जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इसको भी आपने स्टडी किया हुआ है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर एक चार्ज है तो उसके लिए क्या फोर्स होगी, तो और मल्टीपल चार्जेस के लिए। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें कि आपने देखा था कि फोर्स जो है सबका एक नॉर्मल सम हो जाता है, वेक्टर सम हो जाता है F1 + F2 + F3, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये सबकी स्टडी आपने कर रखी है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क का डेरिवेशन भी आपने कर रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स में E = E × ds किया हुआ है आपने। स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉज जो आपने गॉस थ्योरम पढ़ा है, Q एप्सिलॉन नॉट, इट्स एप्लीकेशन एंड फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। आपको क्वेश्चन में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था स्ट्रेट वायर के लिए प्रूव करने के लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट का भी दिया हुआ था मैंने, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये सब इसके हैं। अब ये सेल में इनसाइड और आउटसाइड
दोनों के लिए अलग अलग केसेस के लिए यहाँ पे आपके पास पूछा गया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग इलेक्ट्रोस्टैट का सारा पोर्शन इसमें आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट में फर्स्ट वाला जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लिए देखा जाए तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको चैप्टर 2 के लिए। अब पूरे अच्छे से आप देख लो टॉपिक को, ताकि आपको जो स्टडी करनी है उसको क्लियर कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 है आपका। इसको भी बेहतरीन तरीके से आपने इसकी तैयारी की हुई है। जैसे पहला है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और अ डायपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल surfaces, electrical potential, energy of the system of 2-point charges and of electric dipole in an electrostatic field। ये सारे हैं ही। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, फ्री चार्जेस एंड बॉन्ड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। इसके साथ डाइलेक्ट्रिक आपने स्टडी किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज और पैरेलल की बात हो रही है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद, अब यहाँ पे विद एंड विदाउट दोनों की बात है, विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। यहाँ तक का पूरा टॉपिक यहाँ पे आपने इसको कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो चैप्टर 3, लेकिन चैप्टर 3 है लेकिन यूनिट क्या है, यूनिट 2 है। ध्यान रखेंगे चैप्टर 3 और यूनिट 2। चैप्टर 3 में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको स्टडी करनी है, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट आपने स्टडी किया हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, ये हो जाएगा आपका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने कर लिया है कंप्लीट, मोबिलिटी आपने कर ली है, एंड देयर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और बहुत सारे रिलेशंस हैं करंट डेंसिटी की। ओम्स लॉ आपने स्टडी किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस VI ये आपने कैरेक्टराइज, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर, चूंकि अगर ओम्स लॉ है तो ओबे करेगा, अगर कंडक्टर है तो ओबे करेगा वो स्ट्रेट लाइन को, और नॉन लीनियर तब होगा जब सेमीकंडक्टर के केस में आता है या एलवाई के केस में आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कार्बन रजिस्टर, ये आपको स्टडी करना है, कलर कोड और कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये आपको अच्छे से पता है, कर भी रखा है आपने, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये सारी टॉपिक यहाँ पे आपके आती है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ द सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज इन पैरेलल, ये भी है। किरचॉफ्स लॉ आपने कर रखा है, सिंपल एप्लीकेशन इसकी कह रहा है ये, और व्हीट स्टोन ब्रिज भी और मीटर ब्रिज, ये सारी चीजें आपने कर रखी है। रह गई बात पोटेंशियोमीटर की, तो ये पोटेंशियोमीटर भी इसके लिए प्रिंसिपल है, पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आती है पेपर में। तो एप्लीकेशन पोटेंशियल डिफरेंस एंड कंपैरिजन ऑफ EMF, जिसमें E1 और E2 ऑफ टू सेल्स, E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2, ये आता है। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये भी पोटेंशियोमीटर का ही पार्ट्स है। उसी तरह से आप यूनिट 3 में अगर आप आते हो तो यूनिट 3 में देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, ये चैप्टर 4 का पार्ट है। चैप्टर 4 में आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो आपको स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने स्टडी किया हुआ है, बायोट-सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस जो सर्कुलर लूप के लिए होती है, तो बायोट-सावर्ट लॉ आपने एप्लीकेशन किया हुआ है। अब इसमें आपको सर्कुलर लूप के लिए करना है, और इसी को कंटिन्यू मैं कराऊंगा आगे आने वाले क्लास में। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पियर्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए बोली गई है। उसके बाद स्ट्रेट एंड टॉराइड सोलिनॉइड, मतलब टॉराइड और सोलिनॉइड जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हो, वो आपको करना है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको करना है। साइक्लोट्रॉन इस बार आपके पास आ रहा है, पिछले साल ये साइक्लोट्रॉन को स्किप करके दिया गया था, इस बार आपको साइक्लोट्रॉन दिया जा रहा है, तो साइक्लोट्रॉन करना है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स,
डेफिनेशन उसकी जाननी है आपको, फोर्स क्या का डेफिनेशन क्या होगा, और एम्पियर्स और टॉर्क। यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है हर किसी में। तो मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर इन इट्स करंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी चाहिए, एमसीजी जिसको बोलते हो, और करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ एमीटर टू वोल्ट मीटर। एमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखिए, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, मतलब कन्वर्जन जो होता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके इसको कन्वर्ट करते हैं, उसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो अगला जो आपका टॉपिक है यहाँ पे चैप्टर 5, आप इसी में देखोगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल होती है उसी तरह से मैग्नेट का भी डायपोल होता है। ऑलरेडी मैग्नेट में दो ही डायपोल एग्जिस्ट करता ही है। इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसकी भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला उसी टाइप का होता है, सिर्फ टर्म्स अलग अलग होते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल। देखो बहुत सारी फॉर्मूले उसी तरह से, जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाले में उसी तरह से मैग्नेटिक वाले में होंगे। इसमें भी अलोंग इट्स एक्सिस पूछा गया है, परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल का भी कंडीशन इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ टॉर्क के लिए पूछा गया है मैग्नेटिक डायपोल का, जैसे वहां पे टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा निकालते थे, यहाँ पे एम बी साइन थीटा निकालोगे। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है। उसके बाद बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको बतानी है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है कि उसमें अर्थ की डिप है, इंक्लाइनेशन है, डिक्लाइनेशन है, एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये सारी चीजों को यहाँ पे आपको स्टडी करना है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे देखो, ये भी आपको पैरा मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, पैरा डाई और फेरो की, ये प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करनी है। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के साथ पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेट और फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स, ये सारी चीजों के बारे में आपको पूरा इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 यहाँ तक आपके पास हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ उसके बाद आपको लेके अगले चैप्टर पे। यहाँ पे देखो आप चैप्टर यूनिट 4 की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिट 4 में आप आ जाते हो अब चैप्टर 6 पे। ठीक है ना, यूनिट 4 में चैप्टर 6 पे, जैसा कि मैंने बताया कि काफी छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, ईएमएफ एंड करंट्स, लेंज लॉ अच्छा लॉ है, इस पे बेस्ड एडी करंट भी है, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये चैप्टर पहले से भी छोटा है और अब और थोड़ा छोटा ही लग रहा है मुझे यहाँ पे भी अभी भी। तो चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 7 में देखिए, अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी जो घर में यूज करते हो और पैरेलल में कनेक्ट होता है, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज, ये दोनों के, ये पहले भी था हमारे पास। रिएक्टेंस, इम्पेडेंस, एलसी आपको पढ़ना होगा। एलसी ऑसिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जिससे क्वेश्चन आते भी है और डेरिवेशन भी आता है। उसके बाद एलसीआर सर्किट, इसकी भी डेरिवेशन आती है। रेजोनेंस पावर इन एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, ये सारी चीजें, और एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो लगभग ऑल्टरनेटिंग करंट का सारा ही पार्ट इसमें अभी भी मुझे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके पास यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट 5 में आप देख सकते हो, यूनिट 5 है लेकिन चैप्टर कितना है, चैप्टर 8 है, जिसमें आपको ईएम वेव्स, ये भी एक छोटा चैप्टर है लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ ट्रिक्स, जैसे मैंने बताया भी था बीच में आपसे, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस भी किया था। तो बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपके पास है यहाँ पे, उस वेव्स की कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ट्रांसवर्स नेचर उसके है, तो उसके लिए जो क्वालिटेटिव जो आइडियाज होती हैं उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आपके पास पूरी वेव्स, जैसे मैंने बताया कि रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, ये सारी वेव्स उसमें आएंगी, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस, कहाँ कहाँ पे इसकी यूजेस हैं। घर में जैसे आप माइक्रोवेव यूज करते हो, तो माइक्रोवेव मतलब वहाँ पे माइक्रोवेव का यूज हो रहा है, माइक्रोवेव ओवन में। इवन घर में आप अगर आरओ यूज कर रहे हो तो वहाँ पे क्या, कौन सा अल्ट्रावायलेट रे का यूज हो रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 6, जिसमें आप ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में आपको देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है थोड़ा बहुत, इट्स एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस,
lenses, thin lenses, थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला चाहे कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो, लेंस मेकअप फार्मूला, मैग्निफिकेशंस, जो फार्मूले के साथ मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉनकेव का हो, कॉन्वेक्स का हो, दो डबल कॉन्वेक्स का हो सकता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो इसकी प्रैक्टिकल भी आपने किया हुआ है प्रिज्म के लिए। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें आपको ये देखना होता है, ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज रेडिश, appears of the sun at sunrise and sunset, जो कि 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। ओवरऑल पूरे डेज में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको पढ़ना है, एंड इस मैग्नीफाइंग पावर। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको अगर इसने थोड़ा सा कम काम कर दिया है आपके लिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप तो सारा ही हो जाएगा, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप भी आ जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ जाएगा, तो ये पूरा ही चीज यहाँ पे इसको में आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास यूनिट 6 यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद के टॉपिक को आप देख सकते हो चैप्टर 10 में, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ चैप्टर 9 का अभी तक देखा था। चैप्टर 10 में आपका वेव ऑप्टिक्स आता है। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं देखो। वेव फ्रंट एंड ह्यूजेंस प्रिंसिपल काफी फेमस प्रिंसिपल है, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स, ठीक है। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट इंटरफेरेंस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे तो एक डेरिवेशन आती है और क्वेश्चन भी आते हैं, इसकी विड्थ बतानी होती है, फ्रिंज विड्थ बतानी होती है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ओके। नेक्स्ट एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, width of central maximum, resolving power of microscope and astronomical telescope, polarization, then plane polarized light, Bristol law, uses of plane polarized light and the polarides। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स इस बार काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि टॉपिक इसमें किसी को स्किप नहीं किया है इन्होंने। नेक्स्ट आप देख सकते हो यूनिट, मैं 7th यूनिट की बात कर रहा हूँ, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसा कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री में आपने यूज किया होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और जो यहाँ पे आपकी इक्वेशन पार्टिकल इक्वेशन है वो बतानी होगी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर, वेव्स, नेचर ऑफ पार्टिकल, देखिए आप डी ब्रॉगली रिलेशंस आ चुका है यहाँ पे, और डेविसन एंड जमर एक्सपेरिमेंट। ये इस पूरे चैप्टर में से एक डमर और जेविसन एक्सपेरिमेंट ही है जो 5 मार्क्स का आता है, और कोई नहीं आ सकता इसमें से, 5 मार्क्स के इसमें और कोई है ही नहीं। नेक्स्ट मैं आपके बात करता हूँ कि ये आपकी यूनिट 8 यूनिट की, जिसमें एटम और न्यूक्लियाई है, तो एटम चैप्टर 12 में आता है और न्यूक्लियाई जो है चैप्टर 13 में आता है। एटम में जब आपको स्टडी करना है तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखनी पड़ेगी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो कि आपने स्टडी किया हुआ भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। बोर मॉडल, एनर्जी लेवल, जो आपकी एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल अलग है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ोगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अलग अलग एनर्जी लेवल होती है। बोर मॉडल तो यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर 13 में कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी है, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सारी लाइफ यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की हाफ लाइफ और मीन लाइफ होती है वो यहाँ पे आपको स्टडी करनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो उसमें यूज करना है वो है आपका मास एनर्जी रिलेशन, जो आइंस्टाइन का E=mc², काफी फेमस इक्वेशन था। मास डिफेक्ट आपको पढ़नी पड़ सकती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। तो ये सब न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको मॉडर्न फिजिक्स में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। लास्ट आपका ये यूनिट है यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें चैप्टर 14 आपका आता है, और इसमें ये पूरा का पूरा डिवाइस जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, उसकी सेमीकंडक्टर्स, डायोड, जिसमें IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट है जिसमें आप फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पे एक्सपेरिमेंट करते हो।
और एक रेक्टिफायर रेडी कर लेते हो आप। स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो एलईडी बनाने में हेल्प करता है, फोटो डायोड बनाने में, सोलर सेल बनाने में हेल्प करता है, जेनर डायोड बनाने में हेल्प करता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे चैप्टर्स आपके पास पूरी की पूरी यूनिट 9 तक आप पूरी थ्योरी है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिकल पेपर दोगे तो प्रैक्टिकल पेपर में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी आप यहाँ पे देख लो। 70 मार्क्स की तो आपको थ्योरी थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपका कितने मार्क्स का आता है, तो 30 मार्क्स का आता है, जिसमें देखिए आइडेंटिफिकेशंस, फैमिलियरिटी विद द एपरेटस, ये एक तरह का यहाँ पे आपको कह लो कि वाइवा में आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट जो है, रिटन टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम विजुअली इंस्पायर्ड स्टूडेंट क्लास 11 तक दोनों के लिए स्कीम जो है वो बिल्कुल सेम है। 10 मार्क्स का आपको ये मिल रहा है यहाँ पे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप रख रहे हो उस रिकॉर्ड पे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, और वाइवा के आपको यहाँ पे ये है, और वाइवा आपका, वाइवा पे आपको देखो यहाँ पे इस बार 10 मार्क्स दिया गया है। नॉर्मली वाइवा पे आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन और फैमिलियरिटी विद एपरेटस, मतलब यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपकी फाइल वगैरह जो होगी उस पे बेस्ड आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो जनरल गाइडलाइंस भी हैं प्रैक्टिकल्स की, तो इसको अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा।